हेलो दोस्तों। आज मैं शरद चंद्र द्वारा लिखी गई उपन्यास मंझली दीदी का भाग 1 सुनाने जा रही हूँ। किशन की माँ चने मुरमुरे भून भून कर और रात दिन चिंता करके बहुत ही गरीबी से उसे 14 वर्ष का करके मर गई। किशन के लिए गांव में कहीं खड़े होने के लिए भी जगह नहीं रही। उसकी सौतेली बड़ी बहन कादम्बिनी की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, इसलिए सभी लोगों ने राय दी, किशन तुम बड़ी बहन के घर चले जाओ, वह बड़े आदमी है, तुम वहाँ अच्छी तरह रहोगे। माँ के शोक में रोते रोते किशन ने बुखार बुला लिया था। अंत में अच्छे हो जाने पर उसने भीख मांग कर माँ का श्राद्ध किया और मुंडे सिर पर एक छोटी सी पोटली रखकर अपनी बड़ी बहन के घर राजघाट पहुँच गया। बहन उसे पहचानती नहीं थी। जब उसका परिचय मिला और उसके आने का कारण मालूम हुआ तो एकदम आग बबूला हो गई। वह मज़े में अपने बाल बच्चों के साथ गृहस्थी जमाए बैठी थी। अचानक यह क्या उपद्रव खड़ा हो गया। गांव का बूढ़ा जो उसे रास्ता दिखाने के लिए यहाँ तक आया था, उसे 2-4 कड़ी बातें सुनने के बाद कादम्बिनी ने कहा, खूब मेरे सगे को बुला लाए रोटियां तोड़ने के लिए। और फिर सौतेली माँ को संबोधित करके बोली, बज्जात जब तक जीती रही तब तक तो एक बार भी नहीं पूछा, अब मरने के बाद बेटे को भेजकर कुशल पूछ रही है। जाओ बाबा, पराये को यहाँ से ले जाओ, मुझे यह सब झंझट नहीं चाहिए। बूढ़ा जाति का नाई था। किशन की माँ पर उसकी श्रद्धा थी, उसे माँ कहकर पुकारा करता था, इसलिए इतनी कड़ी कड़ी हुई बातें सुनने पर भी उसने पीछा नहीं छोड़ा। आरजू मिन्नत करके बोला, तुम्हारा घर लक्ष्मी का भंडार है, न जाने कितने दास दासियाँ अतिथि भिखारी कुत्ते बिल्लियाँ तुम्हारे घर में पलते हैं। यह लड़का भी मुट्ठी भर भात खाकर बाहर पड़ा रहेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बहुत शांत स्वभाव का समझदार लड़का है। अगर भाई समझकर ना रख सको तो ब्राह्मण का एक दुखी और अनाथ लड़का समझकर ही घर के किसी कोने की जगह दे दो बिटिया। ऐसी खुशामद से पुलिस के दरोगा का भी पसीज जाता है। फिर कादम्बिनी तो केवल एक औरत थी, इसलिए चुप रह गई। बूढ़े ने किशन को आड़ में ले जाकर 2-4 बातें आंखें पोंछता हुआ वापस लौट आया। किशन को आश्रय मिल गया। कादम्बिनी के पति नवीन चंद्र मुखर्जी की धान और चावलों की आढ़त थी। जब वह दोपहर 12 बजे घर लौटकर आए तब उन्होंने किशन को टेढ़ी नज़रों से देखते हुए पूछा, कौन है यह? कादम्बिनी ने भारी सा मुंह बनाकर उत्तर दिया, तुम्हारे सगे रिश्तेदार हैं, साले हैं। इन्हें खिलाओ पहनाओ आदमी बनाओ, तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा। नवीन अपनी सौतेली सास की मृत्यु का समाचार सुन चुके थे। सारी बातें सुनकर समझकर बोले, ठीक है, खूब सुंदर सुडौल देह है। पत्नी ने कहा, शरीर सुडौल क्यों न होगा, पिता जो कुछ धन संपत्ति छोड़कर गए थे, कल मुही ने सारी इसी पेट में तो ठूस दी है। देह है। शायद यहाँ बताने की जरूरत न होगी कि उसके पिता धन संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक मिट्टी की झोपड़ी और उसके पास खड़ा एक जंबीरी नींबू का पेड़ छोड़ गए थे। उसी झोपड़ी में बेचारी विधवा किसी तरह सिर छिपा कर रहा करती थी और नींबू बेचकर लड़के का स्कूल की फीस जुटा पाती थी। नवीन ने गुस्सा दबाकर कहा, अच्छी बात है। कादम्बिनी ने कहा, अच्छी नहीं तो क्या, बुरी बात है। तुम्हारे बड़े रिश्तेदार ठहरे, उसी तरह रखना पड़ेगा। इसके रहते मेरे पांचू गोपाल के भाग्य में 1 जून भी खाने को जुटा जाए तो यही बहुत है, नहीं तो देश भर में बदनामी जो फैल जाएगी। यह कहकर कादम्बिनी ने पास वाले मकान के दूसरी मंजिल के एक कमरे की खुली हुई खिड़की की और अपनी क्रोध भरी आंखें उठाकर अग्नि वर्षा की। यह मकान उसकी मंझली देवरानी हेमांगिनी का था। उधर बरामदे में एक किनारे सिर नीचा किए बैठा किशन लज्जा के मारे मरा जा रहा था। भंडार घर में जाकर कादम्बिनी नारियल की भेरटी से थोड़ा सा तेल निकाल लाई और किशन के पास रखकर बोली, अब झूठ मूठ टिश्यू बहाने की जरूरत नहीं, जाओ ताल में नहा आओ, तुम्हें तेल फुलेल लगाने की आदत तो नहीं है। इसके बाद उसने जरा ऊंची आवाज़ में अपने पति से कहा, तुम नहाने जाओ,
तो इन बाबू साहब को भी लेते जाना, कहीं डूब डाब गए तो घर भर के हाथों में रस्सी पड़ जाएगी। किशन भोजन करने बैठा था। एक तो उसे कुछ अधिक खाने की आदत थी, उस पर कल दोपहर के बाद से उसने कुछ खाया नहीं था। आज इतनी दूर पैदल चलकर आया था और अब दिन भी ढल गया था। इन कई कारणों से थाली में परोसा सारा भात खत्म हो जाने पर भी उसकी भूख नहीं मिटी। नवीन पास ही बैठे भोजन कर रहे थे। यह देखकर उन्होंने कहा, किशन को थोड़ा भात और दो। देती हूँ, कहकर कादम्बनी उठी और भात से खचाखच भरी एक थाली लाकर पूरी थाली किशन की थाली में उलट दी। इसके बाद जोर से हंसती हुई बोली, यह तो खूब हुआ। रोजाना इस हाथी की खुराक जुटाने में तो हमारी सारी आढ़त खाली हो जाएगी। शाम को दुकान से 2 मन मोटा चावल भेज देना, नहीं तो दिवालिया होना पड़ेगा, बताई देती हूँ। मर्म भेदी लज्जा के कारण किशन का चेहरा और भी झुक गया। वह अपनी माँ का एक ही लड़का था। यह तो हमें मालूम नहीं कि अपनी दुखियारी माँ के यहाँ उसे महीने बढ़िया चावल मिला करता था या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि भरपेट भात खाने का अपराध में उसे कभी लज्जा से सिर नीचा नहीं करना पड़ता था। उसे याद आया कि 1000 अधिक खा लेने पर भी वह अपनी माँ के खिलाने की साथ कभी पूरी नहीं कर पाता था। उसे यह भी याद आया कि कुछ ही दिन पहले गुड्डी और चरखी खरीदने के लिए उसने 2 कलछुल भात अधिक खाकर माँ से पैसे वसूल किए थे। उसकी दोनों आँखों से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें निकलकर चुपचाप खाने लगा। वह इतनी भी हिम्मत नहीं कर सका कि बायां हाथ उठाकर आंसू पोंछ डालता। वह डरता था कि कहीं बहन देख न ले। अभी थोड़ी देर पहले ही वह झूठ मूठ टेसुए बहाने के अपराध में झिड़की खा चुका था और उसे झिड़की ने इतने दारुण मातृशोक की गर्दन भी दबा दी थी। आगे का कहानी देखने के लिए भाग 2 देखें। धन्यवाद।